1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, मैं देखो के अभी कंफ्यूजन आएगा, ये है स्मॉल के, और जो मैं बनाने वाला हूं अगला जो टॉपिक मतलब जो क्वांटिटी बताने जा रहा हूं वो है कैपिटल के। तो लिखने में कई बार क्या लगता है दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन तुमको याद रखना क्या लिख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं क्या होता है। ठीक है, अब टू चार्जेस placed in air at a distance r। ठीक है, एयर की जगह क्या क्या हो सकता है बेटा, वैक्यूम और फ्री स्पेस, ये सब एक ही बात होती है। ठीक है, एयर बहुत लाइट है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर बोले नहीं नहीं एयर अलग है और वैक्यूम अलग है, तो मान लेना है कि हाँ अलग होता है। जब तक नहीं बोले तब तक सेम। क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा नहीं है तो तब तो मानना है सेम है, लेकिन अगर कह दे कि एयर के लिए 8.87 होता है, 8.85 उसके लिए 8.8 या 8.9 हो, तो अज्यूम कर लेना हाँ ठीक है चलो बाद में। चलिए, टू चार्ज, इसका नाम बाद में लिखूंगा टॉपिक का। टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस आर, तो बताओ फोर्स कितना होगा उनके बीच में, फोर्स बताओ। और चार्जेस भी कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस, तो फोर्स बोलो कितना होगा। और ये एयर में मतलब नॉट, कितना 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लिखो सेम चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस R इन अ मीडियम। अब वो मीडियम वाटर हो सकता है, वो मीडियम कैरोसिन हो सकता है, वो मीडियम कुछ और भी हो सकता है, वो मीडियम ग्लास हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। देन फोर्स, उनके बीच में फोर्स कितना हो गया, इक्वल टू 1/4πε, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। चार्जेस बदलेंगे क्या, चार्जेस बदलेंगे क्या, चार्जेस नहीं बदलेंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या मैंने समझाया था पहले कि अगर एयर होगा तो नॉट लिखेंगे, मीडियम होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे। समझाया था या नहीं समझाया था। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो डिवाइड 1/2 कर देते हैं। एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो लिखा F/F0/Fm इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4πε इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4π से 4π कट गया, Q1 Q2 R स्क्वायर सब कट गया, बचा क्या, F0/Fm इक्वल टू 1/ε0/1/ε। तो फाइनली तुम्हारे पास बच गया ε0 F0/Fm। समझ में आया। ठीक है, बोलो समझ में आया। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, इनका रेशो फोर्स के रेशो के बराबर होता है। लेकिन तुम चीज देखो, क्या फोर्स और परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। इसीलिए देखो यहां मीडियम, यहां वैक्यूम, यहां नीचे वैक्यूम आ रहा है, यहां नीचे मीडियम, यहां ऊपर मीडियम। सही है, तो इतना सब बार बार करने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर कोई पूछने लगे, इस पे कोई क्वेश्चन करने लगे इस फॉर्मूले पे, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, दिमाग रखोगे, क्या रखोगे, एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है।
एफ क्या होता है हमेशा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है। जैसे आपको ये कहेगा फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट यहां लिख दोगे और मीडियम यहां लिख दो। किसी ने बोला वाटर अपॉन ग्लास, फोर्स इन वाटर फोर्स इन ग्लास, तो यहां किसका एप्सिलॉन आएगा? यहां आ जाएगा वाटर का, यहां आ जाएगा ग्लास, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? याद रहेगा पॉइंट? वेरी गुड। चलिए, तो ये पॉइंट याद रखना, ये हमेशा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने करके दिखा दिया तुमको, समझा दिया। दिस रेशियो इज स्पेशल फॉर अस। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन आर और के। अब ये जो के है, ये है कैपिटल के। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है वो मैं बता देता हूं। एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, और जो के है उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई देखो ऐसा है, ये दोनों एक ही बातें हैं, बस उसको कहने के दो तरीके। ठीक है, ये सेम है, दोनों सेम है, लेकिन कहने के तरीके दो हैं। तो एग्जाम में भी वो ऐसे ही तुम्हें कंफ्यूज करेगा, कभी कहेगा एप्सिलॉन आर, कभी कहेगा के। ठीक है, लेकिन तुम समझ जाना एप्सिलॉन आर ही के है और के ही आर है। सही है, ये वो डबल रोल है मूवी वाला, बोलते ना एक आदमी दो रोल करता है, एक आदमी ही दो रोल करता है ना, सेम वही है ये। एक मूवी में एक ही आदमी दो दो जगह जा रहा है। पुरानी मूवीज में बहुत होता था पहले, अमिताभ बच्चन गोविंदा, एक गोविंदा यहाँ एक गोविंदा वहां, एक ही जगह जा सकता है एक टाइम। तो सेम है दोनों। ठीक है, चलिए क्लियर? क्या तुम समझ जाओगे कि कभी जैसे मान लीजिए किसी ने लिखवाया तुमसे, ये इनवर्स में है, ये याद रखोगे ना? एक और तरीका सिखाता हूं तुमको। ये हो गया, समझ में आया? लिख लिया तुमने? लिख लिया? अब एक चीज और देखो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू सॉरी, ये कैसे याद रखोगे कि यही होता है? क्योंकि तो तीन है ना, तो मामा ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रहा है, घर जाके देखो तो कंफ्यूज हो गया, यार आर ऊपर था, एप्सिलॉन ऊपर था, या एप्सिलॉन नॉट ऊपर था, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक फायदा एक दूं, कितने हैं ये एप्सिलॉन? सिखाने का तरीका बता रहा हूं, याद करने का तरीका। कहां है? तीन है ना, तो तीन लिख लो, दो को एक तरफ लिख लो। अरे मल्टीप्लाई तो होगा भाई। अब देखो, जिनके नीचे कुछ लगा हुआ है वो एक तरफ है, तो अगर तुम ये चीज समझ गए तो तुम कभी ये फॉर्मूला गलत करोगे? क्यों? मान लो उसने बोला एप्सिलॉन आर निकालो, एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आओ। तुमने बोला कि एप्सिलॉन नॉट निकालो, एप्सिलॉन आर को नीचे ले आओ। तो ये फॉर्मूला इजी है या ये फॉर्मूला इजी है? कौन सा याद करना इजी है? तो नॉट और आर वाले एक साथ कर लो, मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल टू एप्सिलॉन, बस हमेशा ऐसे करते जाओ। इसका मतलब एक और निकल गया भाई, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू मतलब इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन आर और के बराबर थे या नहीं थे? तो क्या मैं के भी लिख सकता हूं क्या? तो किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के टाइम्स होता है स्पेस के, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये के नंबर जो होगा ना, ये एग्जाम में दिया होगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो के का वैल्यू है ना, ये हर जगह दिया होगा। क्वेश्चन पूछेगा तो वाटर के लिए 80 देगा, 80 होता है, 80, तो वो देगा ही देगा 80 वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? तो किसी भी मीडियम का अगर कोई लिखने जाए, फॉर अ मीडियम जो एप्सिलॉन होता है वो कितने टाइम्स होता है? एप्सिलॉन नॉट का यहां क्या आएगा बताओ? कितने टाइम्स? के टाइम्स। कितने टाइम्स? के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखेंगे सब? याद रखेंगे?
अच्छा, इस के की जगह और क्या आ सकता है भाई? एप्सिलॉन आर, क्योंकि दोनों एक ही है। होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस r. Force between them is F. What will be the force between these charges if they are placed in water at same distance? ठीक है, where K for water is 80. और हमेशा याद रखना, ये K और ये दोनों यूनिटलेस हैं। यूनिटलेस क्यों? यूनिटलेस से समझ गए होगे क्यों? यूनिटलेस से समझ गए होगे, डिवाइड बाय डिवाइड, सेम यूनिट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, याद करो, फोर्स अपॉन फोर्स क्या आएगा? यूनिटलेस। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, ये याद रखना है भाई। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। Two charges Q1 Q2 are placed in a vacuum at a distance r. Force between them is F. What will be the force between these charges if they are placed in water at same distance where K of water is this? ठीक है, कितना फोर्स होगा अगर पानी में रख दें, लेकिन पानी का K इतना है। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला बताया भाई तुमको, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। लिख सकते हैं ना, लेकिन उसने जो बात की है वो बस ये और इसमें की है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर दें और इस फॉर्मूले को बस इतना लिख लें? और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो फोर्स इन वैक्यूम इज F. ठीक है, नाउ फोर्स इन, दैट मीन्स F नॉट इक्वल टू F गिवन है उसमें क्वेश्चन में। फोर्स इन वाटर कितना हो जाएगा? F नॉट बाई के। F नॉट कितना है? F के कितना है? 80। तो कितना हो जाएगा फोर्स? F बाई 80 न्यूटन। 1/80 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/80 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? एक और तरीका देखो इसको करने का, अनदर स्टेप। पहले देख लो अच्छे से, समझ में आया तुमको या नहीं आया? इसमें अगर कंफ्यूज हो जाओ ना कि कौन सा M आएगा ऊपर, नॉट आएगा, तो वापस इस पे ही चले जाना, इस वाले पे ही। जब इसका बन जाएगा तो ये क्रॉस होता है हमेशा, याद रखना, इनवर्स होता है, तो अपने आप सही पहुंच जाओगे। तो रिवर्स लिखना है। कैसे लिखना रिवर्स? तुमको पता नहीं, भूल गए तुम कहना के को लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर अगर है तो ये ऐसे होना चाहिए था, तो एप्सिलॉन नॉट को नीचे लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर नॉट यहां पर है तो फोर्स नॉट यहां आएगा, फोर्स मीडियम यहां आएगा। सही है? एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अनदर वे, दूसरा तरीका देखो, स्टेप 2। जैसे उसने बोला F इक्वल टू एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हो गया। इस पूरे का वैल्यू है F। सही है? अब वो क्या बोल रहा है? मीडियम में, क्या तुमको पता है मीडियम में एप्सिलॉन होता है? अगर मीडियम रखें तो एप्सिलॉन आ जाता है, लेकिन एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या? कैन आई राइट एप्सिलॉन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट? लिख सकते हैं या नहीं?
क्या मैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? क्या के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं या नहीं? तो क्या मैं इस वाले को के एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? क्या 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लिख सकते हैं? ये पूरा F है, तो F बाई के हो जाएगा या नहीं? और K का वैल्यू 80 है। आ गया अब नहीं? तो दिस द अनदर वे टू डू इट। ये इसका दूसरा तरीका है करने का, क्योंकि यहां एप्सिलॉन होगा, जब एयर है मीडियम है तो एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन को मैं के एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, याद रखो हमेशा एप्सिलॉन को के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ताकि मुझको ये पता लग जाए फॉर्मूले में कि देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं पता है मुझको, लेकिन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का तो पता है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एप्सिलॉन में ही। अब देखो आ गया ना वैल्यू, आ गया ना? ये 9 तो कितना हो गया? 1 अपॉन के इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जब भी एप्सिलॉन गिवन होगा तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट ही करना है तुमको, क्योंकि तुमको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, ना कि एप्सिलॉन का। तो न्यूमेरिकल में तुमको उसको बनाना ही पड़ेगा कन्वर्ट करके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो के तो गिवन ही होगा एग्जाम में, अगर ऐसा कभी होगा तो के गिवन होगा, या के पूछ रहा है फॉर्मूला पूछेगा, फोर्स दे देगा उस टाइम पे तो फोर्स देगा, के पूछेगा तो के को इधर ले आओ, फोर्स को उधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। गॉट इट? तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आएंगे। क्या क्लियर है पॉइंट? आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है? उसके बाद बात आगे करनी। कूलम्ब्स लॉ पे जाने से पहले वापस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? फॉर्मूला याद है सबको? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर याद है या नहीं है? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट, देख लेते हैं इसका। 1 कूलम्ब, डिफाइन 1 कूलम्ब। अच्छा, मैंने एक चीज मिस कर गई, ये चलो वापस चलो, इसका टॉपिक का नाम लिख लो। हाँ, इस टॉपिक का नाम लिखो, क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये नाम लिख दो। सही है? अब हम करने जा रहे हैं डिफाइन 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है? आप देखो, देखना, if I consider 1 coulomb charged to 1 coulomb charge placed at a distance r equal to 1 meter in vacuum, ठीक है? तो आप ऊपर देखो, अगर मैं 1 कूलम्ब का चार्ज ले लूं, 1 कूलम्ब डिवाइड बाई, मतलब Q1 भी 1 कूलम्ब, Q2 भी 1 कूलम्ब, डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ गया भाई? कितना फोर्स आया? कितना फोर्स आया? कितना फोर्स आया? 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स आया। इसका मतलब सोचो, अगर मैं कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहा हूं, मान लो एक ये और कितना दूर रख दूं इनको? 1 मीटर। कहां पे रखूं? वैक्यूम में। मान लो दोनों आइडेंटिकल, तो अगर ये रिपेल कर रहे होंगे
और दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाए, कितना फोर्स हो जाए, तो बताओ Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा, बताओ Q1 Q2 का वैल्यू कितना होगा। अगर फोर्स 9 इंटू 10⁹ लगे तो कितना होगा, 1 कूलम। कितना होगा, 1 कूलम। समझ में आया या नहीं, पॉसिबल है या नहीं है। तो याद रखना है, इफ वी कीप 1 कूलम चार्जेस at a distance of 1 meter in vacuum, they exert a force of interaction 9 into 10⁹ Newton on each other। ठीक है, समझ में आया। तो 1 कूलम चार्ज कितना होता है, दिस इज द चार्ज, है ना, वो कौन सा चार्ज है, इफ वी कीप, तो लिखिए 1 कूलम is the charge when placed at a distance of 1 कूलम is the charge, या ऐसे करते हैं, दूसरी तरफ से लिखते हैं, राइट इन अदर वे। If two charges placed at a distance of 1 meter, ये पॉइंट बेटा पॉइंट वर्ड जरूर ऐड कर लेना ना। If 2 point charges placed at a distance of 1 meter in vacuum and they exert a force of interaction of 9 into 10⁹ Newton on each other, then the value of each point charge is 1 कूलम। क्या हमने 1 कूलम को डिफाइन कर दिया, क्या हम 1 कूलम को डिफाइन कर पाए, बता पाए कि 1 कूलम क्या होगा, समझ में आया नहीं, दोबारा बताऊं, रिपीट करूं, आगे समझ में, समझ में आया लास्ट में सबको। तो इस तरह से 1 कूलम को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। करें आगे, ठीक है। एक चीज और बताओ, विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर, 1 कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा बड़ा है, बताओ, 1 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, बोलो, विच वन इज बिगर, 1 कूलम या चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, बोलो, 1 कूलम। वाई इट इज बिगर, बिकॉज देखो Q का वैल्यू कितना हुआ, 1 कूलम, E का वैल्यू कितना है
ठीक है। नाउ n, q इक्वल टू एन ई, n निकालो तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो आंसर विल बी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सबको याद रखना है। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सो 1 कूलम इज ग्रेटर देन E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उससे ज्यादा। कौन सा फॉर्मूला लगाया ये? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है? Q इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमने। इतना समझ में आ गया? रिवाइज करके नहीं आओगे नेक्स्ट डे नहीं समझ में आएगा कुछ भी, इसलिए आज जाने के बाद जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब याद करके आना है, समझ के आना है। याद तो अपने आप ही हो जाएगा जब तुम सीख लोगे, समझ जाओगे कि इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, सर ने ऐसे बताया, इस तरह से, ठीक है। अभी एक और काम करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, नॉर्मल है, जो जनरल क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, चांसेस बहुत कम है आने के, लेकिन फिर भी एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। मानो हमारे पास वाटर है, ठीक है। सो हाउ मेनी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पानी में 100 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, ये तुम लोगों को करके लाना है खुद से, ठीक है। निकाल दोगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, क्या करना पड़ेगा? वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। ऑक्सीजन में कितने? 8 नहीं होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, बराबर न्यूट्रल होता है ना, तो बराबर ही तो होंगे। अरे ऐसे ही होता है ना, 8 16, यही तो Z होता है, Z को ही तो बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर। चलिए समझ में आ गया? तो बताओ जरा कितने प्रोटॉन हो गए एक में? 10। एक मॉलिक्यूल में हैज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन्स, सही है, ठीक है। अब बताओ कितने मॉलिक्यूल होते हैं 100 ग्राम में? पानी का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, 18। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल? कितने मॉलिक्यूल होंगे 18 ग्राम में? क्या केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम? हाँ कितने? एक 18 ग्राम का एक, ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर होता है ना। तो 1 ग्राम में कितना? और 100 ग्राम में कितना? अब सोचो, ये 100 ग्राम में हो गया, अब ये 100 ग्राम में 10 ये 10 ये, बस निकाल पाओगे? ऐसा दिमाग होना, मतलब ये वैसे नहीं सिखाया, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये सिखाया तुमको कि प्लस माइनस ढूंढना, किसी भी चीज में प्लस माइनस कैसे ढूंढोगे, ठीक है। कभी जरूरत पड़ गया तो ये करके लाना खुद से, मैंने समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। समझ में आया ना? एक लास्ट क्वेश्चन बस, खत्म हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, तुम पता है मुझे गुस्सा आ रहा होगा, बट लास्ट क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आया?
ये समझ में आ गया? नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा कल, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो ध्यान से, वी हैव रिमूव्ड 5 into 10 raised to power 5 electrons from an object. What is the amount of charge and its type? टाइप मतलब नेचर भी हो सकता है, नेचर मतलब प्लस माइनस ऑन द ऑब्जेक्ट। बताओ, एक ऑब्जेक्ट से मैंने 5 into 10 raised to 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो कौन सा चार्ज आएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर? इसमें से चले गए कितने? इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, टेकन आउट। बताओ, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? अरे बताओ, प्लस आएगा। कितना जाएगा बेटा? प्लस, पॉजिटिव। लेकिन कितना पॉजिटिव आएगा ये बताना है। तो चार्ज ऑन इट, प्लस का चार्ज ऑन इट n इंटू ई, जितना रिमूव किया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इतना कूलम चार्ज इसके ऊपर आ गया। समझ में आया कैसे चार्ज? अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते तो, अगर मैं बोलता इतना इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर, तो निगेटिव आ जाता। तरीका ये रहता निकालने का। समझ में आया कैसे बॉडी के ऊपर चार्ज निकाले जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये सीखे? बस अब कल सिखाएंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालना, और उसके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब जितना मैंने पढ़ाया उसके बेस पे 1 2 3 जितने क्वेश्चन हो जाए वो तुम करके ले आना, जो मैंने वर्कशीट दिया है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।